अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो इस लेक्चर में हम जो है वो एक प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हो। जो बेसिक लेक्चर्स आप लोगों के पोर्टल पर अवेलेबल हैं या जो क्लासेस में मैंने सिखाए हैं। मैं डायरेक्टली स्प्रिंग 2010 का क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल, इसको डिस्कस करता हूँ। और जितने भी मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हो, अगर उनको ये एक्सेल की फ़ाइल चाहिए जिसमें इसको लिंक के करके सॉल्व किया है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। देखिए सवाल में लिखा हुआ है स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस लुब्रिकेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीन्स। Material COGS is introduced at the start of the process in Department A and subsequently transferred to Department B. Normal loss in Department A is 5% of the units transferred. इसका मतलब ये जो कंपनी है इसके दो प्रोसेसेस हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं, ए और बी। ए का जो आउटपुट होगा बी का इनपुट होगा, बी का जो आउटपुट होगा वो फिनिश गुड्स में जाएगा। एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट ए इज 5% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर्ड। नॉर्मल लॉस जो डिपार्टमेंट ए का होगा, डिपार्टमेंट ए से जितने यूनिट्स डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर हो रहे हैं उसका 5% होगा। ठीक है। इन डिपार्टमेंट बी मटीरियल कॉय इज एडेड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्शन इज 60% कंप्लीट। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, 60% चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो इंस्पेक्शन होकर ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ में मसला है, ख़राब है, यानी कि लॉसेस आइडेंटिफाई होता है। 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड आर इवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज। इंस्पेक्शन स्टेज से पहले 10% चीज़ें इवेपोरेट हो जाती हैं। हाउएवर नो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस आफ्टर एडिंग मटीरियल COI। जब मटीरियल कोई ऐड हो जाता है तो फिर किसी किस्म की कोई भी वेस्टेज या इवेपोरेशन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल इवेपोरेशन इन डिपार्टमेंट बी वॉज 10% हायर देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉसेस। यानी कि जो डिपार्टमेंट बी में एक्चुअली इवेपोरेशन हुई या जो एक्चुअल लॉसेस हुए, वो जो नॉर्मल लॉसेस या एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉसेस का जो अमाउंट है उससे 10% ज़्यादा थे। बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ सल्फर कंटेंट इन नेचुरल गैस यूज फॉर प्रोसेसिंग। Other details for the year ended 31st December 2009 are as follows. डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग WIP है, बी का अपना ओपनिंग WIP है। ये ट्रांसफर्ड इन या इनपुट ड्यूरिंग द ईयर दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट। डिपार्टमेंट ए के जो ओपनिंग WIP के और क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं और बी के जो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं उनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन। Conversion costs are incurred evenly throughout the process in both departments. The company uses first in first out या FIFO method for inventory valuation, यानी कि जिन चीज़ पे पहले काम करना शुरू किया है उस चीज़ को पहले मुकम्मल किया जाता है। ABC 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। ए है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, बी है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग WIP और सी है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स रिड्यूस्ड। और 22 मार्क्स का सवाल है, लिहाजा ये एक बड़ा ख़तरनाक और मुश्किल सवाल नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग करते हैं और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग करने से पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल भी बना लेते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में ये फ़र्क होता है कि क्वांटिटी शेड्यूल में हम टोटल क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ गई क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी कहाँ से कहाँ जा रही है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का और वेटेड एवरेज कॉस्ट का दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं। वो आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के पिछली पढ़ाई से आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट में और फीफो में कैसे डिफरेंटली होती है। तो पहले मैं क्वांटिटी शेड्यूल बनाता हूँ और ये क्वांटिटी शेड्यूल जो है सबसे पहले मैं प्रोसेस ए का बनाता हूँ, फिर मैं प्रोसेस बी का क्वांटिटी शेड्यूल बनाऊँगा। ठीक है ना। पहले प्रोसेस ए का जो क्वांटिटी शेड्यूल है वो हम बना लेते हैं, फिर हम प्रोसेस बी का जो क्वांटिटी शेड्यूल है वो बना लेंगे। तो ये ज़रा मैं यहाँ पर एक काम करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का क्वांटिटी शेड्यूल बना रहे हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में आप ओपनिंग WIP के कितने यूनिट्स थे प्रोसेस ए में? स्टार्ट पे जो ओपनिंग WIP के यूनिट्स थे आपके पास 64,500, देखे सवाल में लिखे हुए आ रहे हैं। इसके बाद ट्रांसफर्ड इन जो नए यूनिट जिन पर काम करना शुरू करा
इस साल वो 6 लाख यूनिट्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से डेबिट साइड पर टोटल जो आता है वो 664,500 आता है। अच्छा, क्रेडिट साइड का टोटल भी 664,500 ही आना चाहिए, सेम टोटल आना चाहिए। ठीक है ना। अब कैसे सेम टोटल आएगा इसको देख लेते हैं। देखिए, जो डिपार्टमेंट नंबर ए है ना, उस डिपार्टमेंट नंबर ए का क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स हैं ना, क्लोजिंग WIP के यूनिट्स, वो भी मुझे पता है, वो हैं 24,000। ठीक है, 24,000 यूनिट्स क्लोजिंग WIP के हो गए। अच्छा, कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो प्रोसेस बी में गए होंगे, कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो प्रोसेस बी में गए होंगे, और कुछ हो सकते हैं कि लॉसेस वगैरह हो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है ना। मैं इसको ज़रा एक स्टेप नीचे कर देता हूँ ताकि बैलेंसिंग आराम से हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि भाई लॉसेस वगैरह वाला क्या हिसाब किताब है। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट ए इज़ 5% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर्ड। जो नॉर्मल लॉस है डिपार्टमेंट ए का, वो जितने यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं या होंगे उसका 5% है। यानी कि अगर प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से 100 यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक बात है, तो जो नॉर्मल लॉस होगा वो इसका 5% यानी कि 5 होगा। वापस से ज़रा देखिएगा, प्रोसेस बी में अगर 100 यूनिट्स जा रहे हैं ना, तो नॉर्मल लॉस इसका 5% यानी कि 5 यूनिट्स होगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास प्रोसेस बी में जाने वाले और नॉर्मल लॉस के टोटल यूनिट्स 105 है, तो उसमें से 100 जो है वो प्रोसेस बी में जा रहे होंगे और 5 जो है वो नॉर्मल लॉस होगा। ये बड़ी एक यूनिक सी बात है, लेकिन ऐसा जनरली क्वेश्चंस में होता नहीं है। अच्छा, अब क्लोजिंग WIP के ये यूनिट्स हैं, टोटल 664,500 यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये टोटल 664,500 यूनिट्स थे और इसमें से 24,000 यूनिट्स क्लोजिंग WIP में, तो इसका मतलब 640,500 वो यूनिट्स हैं जो या तो प्रोसेस बी में गए या जो नॉर्मल लॉस में गए, और इनका आपस का रेशियो 100:5 का है। लिहाजा प्रोसेस बी के यूनिट्स ढूंढने के लिए 640,500 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसी तरह से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ढूंढने के लिए दिस डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई, ये वाली अमाउंट डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस ए के यूनिट्स हैं, कितने ओपनिंग WIP में, कितने ट्रांसफ़र इन हुए, कितने प्रोसेस बी में चले गए, कितने नॉर्मल लॉस में गए और कितने क्लोजिंग WIP में गए। ये सारी वर्किंग मैंने कर दी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी वर्किंग थी एक, आप देखिएगा इसको और देखें, अगर आप अब 6,10,000 का 5% लेंगे ना, वो 30,500 बन रहा होगा। यही कंडीशन हमें सवाल में दी हुई थी कि भाई जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है वो जो ट्रांसफ़र आउट यूनिट्स हो रहे हैं उसके 5% के बराबर होंगे। सही है जनाब। ये हो गया। प्रोसेस बी पे आते हैं। प्रोसेस बी में हमारा जो ओपनिंग WIP है, प्रोसेस बी में जो हमारा ओपनिंग WIP है वो पहले से 40,000 है। अच्छा, प्रोसेस ए से कितने यूनिट्स आए? प्रोसेस ए से जो ए का आउटपुट है वो बी का इनपुट है, यानी कि 6,10,000 यूनिट्स आए। अच्छा, इसके अलावा प्रोसेस बी में हम यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो 5 लाख नए लीटर्स या यूनिट्स ऐड हुए। ठीक है ना। ये जो कोई एक और मटेरियल था इसके ऐड में, या आप यूँ ही सिंपली मटेरियल एडेड लिख दो। जो मटेरियल ऐड हुआ वो हुआ 5 लाख। अच्छा, तो इसका मतलब इसके टोटल यूनिट्स कितने हो गए? इसके टोटल यूनिट्स हो गए 1,150,000 डेबिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर भी यही आना चाहिए। अच्छा, एक तो आपके पास क्लोजिंग WIP है। क्लोजिंग WIP डिपार्टमेंट बी के जो यूनिट्स हैं वो 50,000 लीटर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट बी में क्या होगा? बोलता है इन डिपार्टमेंट बी मटेरियल COY इज़ एडेड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्शन इज़ 60% कंप्लीट। इंस्पेक्शन तब होती है जब चीज़ें 60% कंप्लीट हो। और ये जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है 5 लाख, ये 5 लाख यूनिट्स इंस्पेक्शन के बाद ऐड होते हैं। ये 5 लाख यूनिट्स इंस्पेक्शन के बाद ऐड होते हैं। ये 5 लाख यूनिट्स इंस्पेक्शन के बाद ऐड होते हैं। अच्छा, अब अगर डिपार्टमेंट बी की बात करें तो डिपार्टमेंट बी के ओपनिंग WIP के 40,000 लीटर्स हैं, और ये 40,000 लीटर्स पिछली ही बार कन्वर्जन कॉस्ट 60% का लेवल आ चुका था, यानी कि ये पिछली बार इनकी इंस्पेक्शन हो गई होगी। तो ये जो 40,000 यूनिट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन तो नहीं होगी।
अच्छा, ये 5 लाख की इंस्पेक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऐड ही तब होता है जब इंस्पेक्शन हो जाती है। तो इंस्पेक्शन हुई होगी इन 6,10,000 यूनिट्स की। 10% of the units processed are evaporated before the inspection stage. However, no evaporation takes place after adding material C or Y. तो इसका मतलब मेरा जो नॉर्मल लॉस होगा ना, जो मेरे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होंगे, वो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स बड़े आसानी से आ सकते हैं। क्या क्लोजिंग WIP के यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई है? हाँ, देखो ये 80% कंप्लीट है। इसका मतलब ये जो 6,10,000 है, ये 40,000 ये पहले ही इंस्पेक्ट हो चुके हैं, इनकी इंस्पेक्शन होनी नहीं है। इन 6,10,000 में से कुछ यूनिट्स क्लोजिंग WIP में होंगे, कुछ फिनिश गुड्स में गए होंगे, लेकिन इनकी इंस्पेक्शन होगी क्योंकि क्लोजिंग WIP वाले यूनिट्स भी 80% कंप्लीट हो गए, लिहाजा उनकी इंस्पेक्शन पूरी हुई होगी। और जो फिनिश गुड्स में यूनिट जाता है वो तो 60% से ज़्यादा या स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बाद से ही गुजर करके जाता है, तो उसकी भी इंस्पेक्शन हुई होगी। तो 6,10,000 यूनिट जो है इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी। और इंस्पेक्शन में से सवाल में पहले तो लिखा हुआ था कि 10% नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। फिर एक और बात लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल इवेपोरेशन इन डिपार्टमेंट बी वॉज 10% हायर देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉसेस। ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल इवेपोरेशन इन डिपार्टमेंट बी वॉज 10% हायर देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉसेस। यानी कि जो आपका एक्चुअल लॉस था ना, जो आपका एक्चुअल लॉस था वो नॉर्मल लॉस से 10% ज़्यादा था, विच मीन्स नॉर्मल लॉस को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं 67,100 था, और इसमें से अगर नॉर्मल लॉस जो है वो 61,000 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी होगा, जो बाकी लॉस आ रहा होगा एक्चुअल लॉस और नॉर्मल लॉस के बीच का 6,000 और 100, वो एब नॉर्मल लॉस होगा। तो यहाँ पर एब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी आ गए 6,000 और 100, ठीक है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो जाहिर सी बात है फिनिश गुड्स में क्या होगा, ट्रांसफ़र आउट पर होगा। टोटल डेबिट साइड के यूनिट्स माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस माइनस क्लोजिंग WIP 1032,900 यूनिट जो है वो प्रोसेस बी से फिनिश गुड्स में गए होंगे। ये हमारा क्वांटिटी शेड्यूल हमने बनाया। अब पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट थी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाओ। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की या EPU की वर्किंग करते हैं। EPU की वर्किंग करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट ए की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ए में एक चीज़ है मटेरियल और एक चीज़ है आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट बी में एक आपकी चीज़ है मटेरियल और एक चीज़ है आपकी कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये डिपार्टमेंट ए हो गया, ये डिपार्टमेंट बी हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब EPU कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जैसे कि मैंने अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस किया है। मैं सारे तरीके से सवाल नहीं करूँगा, एक तरीके से कर दूँगा, ठीक है ना। देखें, हम ये कहते हैं कि भाई लेट से मटेरियल की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ए में फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स गए सर? 6,10,000 यूनिट्स, यानी कि वहाँ से जो बाहर गए फिनिश गुड्स में गए या फिर प्रोसेस बी में गए। प्रोसेस बी / फिनिश गुड्स 6,10,000 यूनिट्स गए। अगर डिपार्टमेंट ए की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग WIP के देखते हैं तो इन 610,000 में से, क्योंकि कंपनी फीफो यूज़ कर रही है, तो सबसे पहले 64,500 यूनिट्स ओपनिंग WIP वाले कंप्लीट हुए होंगे। और ये ओपनिंग WIP वाले यूनिट्स जो हैं मटेरियल के लिहाज से 100% पहले ही कंप्लीट थे। तो आप क्या करोगे, आप ओपनिंग WIP के यहाँ से 64,500 यूनिट्स माइनस कर दोगे, क्योंकि इनकी कंप्लीशन पिछले साल ही हो गई थी, ठीक है ना। अच्छा, क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स हैं वो 24,000 यूनिट्स हैं और वो भी मटेरियल के लिहाज से 100% इस बार कंप्लीट है। तो 6,10,000 में से 64,500 ओपनिंग WIP वाले यूनिट्स निकाल दिए और क्लोजिंग WIP वाले जो यूनिट्स हैं उन क्लोजिंग WIP वाले 24,000 यूनिट्स पर इसी बार मटेरियल लगा होगा तो उसको ऐड कर दिया। यानी कि सिंपल सी हमारी मटेरियल के लिहाज से 569,500 की अमाउंट आ गई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये लेक्चर्स जो प्रोसेस कॉस्टिंग के बेसिक लेक्चर्स हैं उसमें हमने इनकी डिटेल्स भी डिस्कस करी हैं। कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 610,000 यूनिट्स प्रोसेस बी में गए। ओपनिंग WIP में इसमें से ओपनिंग WIP के 64,500 यूनिट्स हैं, लेकिन वो 64,500 यूनिट जो ओपनिंग WIP के हैं पिछली ही बार 60% कंप्लीट हो चुके थे। पिछली ही बार 60% कंप्लीट हो चुके थे, तो 64,500 में से हम 60% हटा देंगे। जो हमारे बेसिक लेक्चर्स थे उसमें हमने दो अल्टरनेटिव वर्किंग्स देखी थी। दो तरह से ये अमाउंट्स कैलकुलेट हो सकते हैं फीफो के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो टोटल आउटपुट गया उसमें से जितने यूनिट्स पर जितना काम हो चुका था वो हटा रहा हूँ, ये वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। और क्लोजिंग WIP के जो 24,000 यूनिट्स हैं ये इस बार मैंने कितने कंप्लीट किए हैं? 70% कंप्लीट किए हैं। तो
तो 16,800 बनता है और इसको अगर हम एडअप करते हैं तो ये 588,100 बनता है। सर क्या नॉर्मल लॉस की यूनिट्स नहीं लेंगे? नहीं बेटा, अगर आपको याद हो तो ईपीयू की वर्किंग में हम नॉर्मल लॉस की यूनिट्स नहीं लेते ताकि उनकी कॉस्ट दूसरे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नॉर्मल लॉस कभी भी ईपीयू की वर्किंग का हम पार्ट नहीं बनाते थे। डिपार्टमेंट बी की मटेरियल की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट बी में कुछ यूँ हुआ है कि आपके पास जो है ना वो फिनिश गुड्स में जो यूनिट्स आ रहे हैं ना वो 1032,900 है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से आप अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के देखो तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के 40,000 यूनिट्स थे जिन पे मटेरियल पिछली बार ही लग चुका था। 40,000 मटेरियल यूनिट्स थे जिस पे मटेरियल पिछली बार ही 100% लग चुका था, तो उस पर इस बार मटेरियल नहीं लगेगा। कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही है और उसके हिसाब से जिन यूनिट्स पर पहले मटेरियल लग चुका है उन यूनिट्स पर इस बार मटेरियल नहीं लगेगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के जो 50,000 यूनिट्स हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के जो 50,000 यूनिट्स हैं, उन 50,000 यूनिट्स को इस बार मैंने 80% कंप्लीट करवाया है, ठीक है ना। 80% सॉरी, मटेरियल के लिहाज से तो 100% कंप्लीट है, मटेरियल के लिहाज से तो 100% कंप्लीट है, तो 100% आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, सही है ना। तो अच्छा, मटेरियल के लिहाज से अगर हम बात करेंगे ना तो मटेरियल के लिहाज से ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 1032,900, ठीक है। अच्छा, मटेरियल क्योंकि शुरू में ही ऐड हो जाता है ना, तो जो भी यूनिट्स ख़राब हुए उन पर मटेरियल लग गया होगा, सॉरी नहीं लगा होगा, ठीक है। जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स है वो लिए, जो इसमें से हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स थे जिस पे पिछली बार मटेरियल लगा था वो हटा दिए, और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स है उस पर इस बार मटेरियल लगा होगा वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अच्छा, इसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिए अगेन फिनिश गुड्स में इतने यूनिट्स गए, इसमें से 40,000 यूनिट्स जो है वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाले हैं। ये जो 40,000 यूनिट्स ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाले हैं जो आपके फिनिश गुड्स में या प्रोसेस नंबर बी में गए हैं, इस पर आपने पिछली बार 60% काम कर लिया था, तो वो जो काम कर लिया था उसको हटाएंगे 24,000, ठीक है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे 80% काम किया तो 50,000 का 80% ले लेंगे, सही है ना। अच्छा, एक और चीज़, एबनॉर्मल लॉस। डिपार्टमेंट ए में तो एबनॉर्मल लॉस नहीं था, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर बी में तो एबनॉर्मल लॉस आएगा, और एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं ना वो हैं 6,000 और 100। अब 6,100 जो यूनिट्स हैं उसका हम 60% लेंगे, क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन कब हुई थी? इंस्पेक्शन तब हुई थी जब चीज़ें 60% कंप्लीट थी, और अगर इंस्पेक्शन तब हुई थी जब चीज़ें 60% कंप्लीट थी तो इसका मतलब ये कि 60% तक इन पे काम हुआ होगा और उसके बाद इन पर काम नहीं हुआ होगा, यानी कि इसका ईपीयू जो है वो 1052,560 आता है, ठीक है जी। तो ये हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो है वो पार्ट हुआ। हमने हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैलकुलेट की है, फिर इसने बोला था कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ईपीयू तो आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करनी पड़ेगी पहले, और कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही है। कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना खर्चा इस बार हुआ और ईपीयू इस बार का क्या था, यानी कि इस बार किन यूनिट्स पर काम हुआ। तो अगर मैं कॉस्ट लिख दूँ सारी की सारी, देखें आपके पास इस बार जो मटेरियल का खर्चा हुआ है ना, सवाल में लिखा हुआ है 1,708,5,000 का आपने खर्चा किया, ठीक है। तो पहले तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, यानी कि हम इस कॉस्ट को इन यूनिट से डिवाइड करते हैं, तकरीबन 30 रुपये आया, ठीक है। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, सही है ना। अच्छा, उसके बाद फिर कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा इस बार कितना हुआ? अच्छा, अब कन्वर्जन कॉस्ट दो हैं आपके पास, एक है आपके पास लेबर और एक है आपके पास ओवरहेड्स। तो 8821,000 प्लस 294,000, और आपने क्या किया, ये टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया इन टोटल यूनिट से, तो 20 रुपये आ रहा है। आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, मिसाल के तौर पर अगर कोई अलग अलग निकालता तो 8821,000 डिवाइडेड बाई ये वाली अमाउंट, ये लेबर के लिए आ गया, और 294,000 डिवाइडेड बाई
ये वाली अमाउंट तो आपके पास ओवरहेड्स के लिए अलग से कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर बी की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर बी में ये हो रहा है कि कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट ए से भी तो आ रही हैं, इसको भी देखना होगा, ठीक है ना। बहरहाल डिपार्टमेंट बी में जो टोटल हमारे पास ये जो ईपीयू आ रहा है, हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ रहे हैं, वो 1042,900 जो आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट मैंने जो मटेरियल की जो कॉस्ट इनकर करी है वो 9693,000 है, ठीक है। 9693,000 को हम यूनिट से डिवाइड करते हैं तो 9.29 आ जाता है। और कन्वर्जन कॉस्ट की अगर बात करें, कन्वर्जन कॉस्ट भी अगेन हम अगर कंबाइंड निकाल लें तो भी हो सकता है और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। कंबाइंड निकालेंगे तो लेबर का खर्चा हमने किया है 6389000 और ओवरहेड्स का हमने खर्चा किया है 3727000। ये टोटल खर्चा है और आप इस टोटल खर्चे को यूनिट से डिवाइड कर दो तो 9.61 आता है। अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप 6389000 को डिवाइड कर दोगे पहले इस ईपीयू से तो 6.07 आएगा और 3727000 को डिवाइड कर दोगे इस ईपीयू से तो 3.54 आएगा। यानी कि अलग अलग भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, साथ भी कर सकते हो कैलकुलेट, अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्किंग करी क्यों, हमें एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स की और फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ जो कैलकुलेट करना ज़रूरी है वो ये बात कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि जो यूनिट्स आपके पास जो है वो ए से बी में आए होंगे, ए से जो बी में यूनिट्स आए होंगे, आखिर उन यूनिट्स की क्या वैल्यू होगी जो यूनिट्स ए से बी में आए होंगे। तो इसको भी ज़रा पार्शियली देख लेते हैं, एक और वर्किंग करते हैं। देखिए, ए से बी में जो यूनिट्स गए ना, ए से बी में जो यूनिट्स गए वो यहाँ पे लिखे हुए 6,00,000 और 10,000 यूनिट्स। एग्रीड, 6,00,000 और 10,000 यूनिट्स ए से गए हैं बी में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद फिर बी में 10% नॉर्मल लॉस था, ठीक है, और कुछ मटेरियल ऐड हुआ था, तो कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वर्किंग बनेगी, लेकिन उसको भी हम चले देखते हैं। हम ये कर लेते हैं डिपार्टमेंट ए से रेलेवेंट कुछ और वर्किंग। डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था ना, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इन डिपार्टमेंट या प्रोसेस ए। देखिए, प्रोसेस ए में कोई नॉर्मल लॉस तो था ही नहीं ना, प्रोसेस ए में कोई नॉर्मल लॉस तो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या था, आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था। तो इससे जो बोला है ना, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, प्रोसेस ए के लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की ही वैल्यू निकलेगी और कुछ नहीं कैलकुलेट होगा। अच्छा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में प्रोसेस ए के हिसाब से बात करें तो 24,000 यूनिट्स ऐसे हैं या लीटर्स हैं जो मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, ठीक है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यहाँ पे लिख देते हैं, एक लाइन नीचे ले जाते हैं इसको, ठीक है। ये मटेरियल है और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमारी कन्वर्जन कॉस्ट भी है ना। कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर और वो अलग अलग लिखो, एक साथ लिख दो, कन्वर्जन कॉस्ट लिख देते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 24,000 यूनिट जो हैं वो 70% कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कैसे बनेगी, अमाउंट बनेगी 24,000 यूनिट जो है उस पर इस बार 30 रुपये के हिसाब से मटेरियल लगा है 7,20,000 और 16,800 यूनिट जो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कंप्लीट हैं उस पर आपके पास 20 रुपये के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, तो 335,971 ये अमाउंट आ गई। यानी कि टोटल आपके पास जो है ना वो 55,971 ये अमाउंट बन रहा होगा। अच्छा सर, आप एक काम करें कि ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आप प्रोसेस ए का जो टी अकाउंट बनना चाहिए ना, वो प्रोसेस ए का टी अकाउंट भी बना ही दें ताकि हमारी एक एडिशनल प्रैक्टिस हो जाए। तो बिल्कुल प्रोसेस ए का जो टी अकाउंट बनना चाहिए वो टी अकाउंट भी मैं बना देता हूँ। ये हम देखें, प्रोसेस ए का अगर आपको टी अकाउंट बनाना आएगा तो इस तरह से हम टी अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। टॉप पर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ आएगा प्रोसेस ए, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा, यहाँ पर मटेरियल होगा, ठीक है, फिर लेबर होगा, फिर आपके पास ओवरहेड्स होंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी होगा, ठीक है ना, और नॉर्मल लॉस है आपका वो होगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो होगा। अच्छा, सबसे पहले तो यूनिट्स की बात करते हैं। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के आपको मालूम है ना कि कितने यूनिट्स हैं,
64,500 यूनिट्स है। अच्छा कितने यूनिट्स का इनपुट पाया, 6 लाख यूनिट्स का, यानी कि यही चीज़ कॉपी करनी है ना, 6 लाख यूनिट्स का इनपुट पाया, ठीक है। यूनिट्स का कॉलम मैं पहले बना रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा प्रोसेस बी में कितने यूनिट्स गए सर, प्रोसेस बी में 6,10,000 यूनिट्स गए। और क्लोजिंग नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स है, नॉर्मल लॉस के 30,500 यूनिट्स हैं। और जो क्लोजिंग WIP है उसके कितने यूनिट्स है, क्लोजिंग WIP के 24,000 यूनिट्स हैं। इस हिसाब से आपके पास जो दोनों साइड्स हैं यूनिट्स के हिसाब से बैलेंस हो जाती हैं 664,500 पर। कॉस्ट के हिसाब से सर कैसे करें, ओपनिंग WIP के जो टोटल आपके पास ओपनिंग WIP के जो टोटल यूनिट्स हैं वो 64,500 है, और उस पर 2184,000 ये अमाउंट जो है इसका ख़र्चा पहले ही हो चुका था। 2184,000 देखें यहाँ से पिक किया। मटेरियल का खर्चा 17085,000 ये किया आपने। कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा उसमें लेबर है 8821,000 और आपके पास ओवरहेड्स है 294,000, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज़ आपको सवाल पे एज इट इज़ दी हुई हैं, वहीं से मैंने कॉपी करी है। अच्छा नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू होती है, तो स्क्रैप वैल्यू तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये ज़ीरो हो गया। जो क्लोजिंग WIP के 24,000 यूनिट्स हैं, ये 24,000 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, जिसका खर्चा 7,20,000 बनता है। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 16,800 यूनिट्स का काम है, यानी कि जिसका खर्चा 335,971 बनता है। अब आप चाहो तो ये जो प्रोसेस बी में यूनिट जा रहे हैं इसकी वैल्यू आप एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, या आप कैलकुलेट करो। सर कैलकुलेट कर दिखाएं, क्योंकि सवाल तो किसी भी तरह का आ सकता है। तो प्रोसेस बी में जो यूनिट्स गए हैं वो 6,10,000 हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए मैं थोड़ा सा तेज़ पेस में जाऊँगा क्योंकि मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। 6,10,000 यूनिट्स जो है ना, इनकी दो कैटेगरीज हैं। इसमें से 64,500 यूनिट्स वो हैं जो ओपनिंग WIP से आए हैं, और 6,10,000 में से 64,500 हटा देता हूँ तो 545,500 यूनिट्स हुए हैं जो इसी साल शुरू हुए और इसी साल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हुए, क्योंकि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ कर रही है। अच्छा जो ओपनिंग WIP के 64,500 यूनिट्स है उस पर 2184,000 का खर्चा पिछले साल तक लग ही चुका था। अच्छा ये जो ओपनिंग WIP के 64,500 यूनिट्स थे, ये पिछली बार मटेरियल के लिहाज से 100% कम्प्लीट थे, इस साल इस पर मटेरियल नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 64,500 यूनिट्स है इस पर कन्वर्जन कॉस्ट 60% पिछली बार लगी थी, 40% इस बार लगेगी, और कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू जो है एक यूनिट की वो 20 रुपये। आप देखिएगा ज़रा 2184,000 जितना खर्चा पिछले साल हो चुका था, प्लस इस बार का मटेरियल ऐड नहीं किया क्योंकि मटेरियल के लिहाज से ये ऑलरेडी पिछले साल 100% कम्प्लीट थे। इस बार इन यूनिट्स का 40% दिया क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से ये 60% कम्प्लीट है, तो 40% काम इस बार हुआ होगा मल्टीप्लाइड बाई 20। इससे हमारा अमाउंट आ रहा है 2,699,956.13। और जो यूनिट्स 545,500 है जो इसी साल शुरू हुए इसी साल ख़त्म हुए, इसी साल 100% कंप्लीट करूँगा, उस पर मटेरियल भी इसी बार लगा होगा और कन्वर्जन कॉस्ट भी इसी साल, यानी कि लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट भी इसी साल लगी होगी। तो इनकी वैल्यू 274,072 आती है, यानी कि ये जो यूनिट्स होंगे ना इनकी वैल्यू इसको और इसको ऐड कर बननी चाहिए। देखें दोनों साइड्स एग्जैक्टली बैलेंस हो रही हैं। ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने एक ऐड ऑन कर दिया ताकि अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस ए का अकाउंट बनाना आए तो आपको आता हो, ठीक है ना। बड़ा आसान है, बहुत बार हम क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो आराम से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम ये देखते हैं कि कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जो शुरू पिछले साल में थे, इस साल कंप्लीट हुए, उसकी कॉस्ट अलग, और जो यूनिट्स इसी साल शुरू हुए और इसी साल ख़त्म हुए उसकी कॉस्ट एक अलग तरह से निकाली जाती है, ठीक है जनाब। तो प्रोसेस ए का अकाउंट हो गया। अच्छा इसका मतलब प्रोसेस ए से 6,10,000 यूनिट्स प्रोसेस बी में गए जिनकी वैल्यू 2,997,4,029 बनती है, सही है। अब जब ये प्रोसेस बी में गए ना, वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी हुई। वहाँ पर हुआ ये कि इस पर मटेरियल की तो पूरी की पूरी कॉस्ट प्रोसेस ए से लग गई थी, प्रोसेस ए से पूरी कॉस्ट लग गई थी। फिर ये प्रोसेस बी में आए, फिर क्या हुआ, फिर जब 60% कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से ये चीज़ें कंप्लीट थी तो इनकी इंस्पेक्शन हुई और 10% चीज़ें जो है वो पता चला कि इवेपोरेट हो गई हैं, या ये नॉर्मल लॉस है जो होता ही था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं ज़रा एक प्रोसेस बी की थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ। प्रोसेस बी की एक थोड़ी सी अलग सी थोड़ी सी वर्किंग होगी। देखिए होगा ये कि प्रोसेस ए से जो यूनिट्स आए वो 6,10,000 थे, ठीक है।
और इनकी वैल्यू जो थी वो 29974029 थी। इसके बाद इसमें से 10% यूनिट्स इवेपोरेट हो गए, हवा में मिल गए, ठीक है ना, ख़त्म हो गए। जैसे ही मैंने और मज़ीद इस पर काम किया, अच्छा मटेरियल ऐड नहीं किया था, और मटेरियल ऐड करने के अलावा दूसरा जो काम किया, और 10% पता चला कि इवेपोरेट हो गए। तो 10% जब इवेपोरेट हो गए तो फिर इवेपोरेट होने के बाद 549000, अच्छा ये भी आपका जो है ना ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इसलिए क्योंकि एक्चुअली इवेपोरेशन 61,000 की थोड़ी हुई है। एक्चुअली जो इवेपोरेशन या एक्चुअल जो लॉस था वो तो 67,100 का था। नॉर्मल लॉस 61,000 था, एबनॉर्मल लॉस 6,100 था। तो ये आपने एक्सपेक्टेड आउटपुट कैलकुलेट किया है इवेपोरेशन के बाद, जिसकी ये वैल्यू बनती है, ठीक है ना। जो यूनिट्स हवा में मिल गए नॉर्मल लॉस के, ना उनकी स्क्रैप वैल्यू है और ना ही हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से पता है कि उन पर कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। अच्छा इसका मतलब ये 549000 जो है इसकी ये वैल्यू है, और इसमें एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स भी शामिल हैं। अब एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और फिनिश गुड्स के यूनिट्स जो है उनकी सेम कॉस्ट होती है, तो ये टोटल कॉस्ट को 549000 से डिवाइड कर दो, 55 का अमाउंट आता है, ठीक है, 55 का राउंडेड ऑफ अमाउंट आता है। यानी कि जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं या जो आपके पास फिनिश गुड्स में यूनिट्स आ रहे हैं उसकी पर यूनिट ये वैल्यू आ गई। अच्छा इसमें से एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने सर, वो अलग ही कर दें आप। एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए, हमारे हिसाब से वो 6100 थे, ठीक है ना। तो इन 6100 यूनिट्स की सर वैल्यू क्या होगी। अच्छा इसको ज़रा नेगेटिव कर देते हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को अलग कर दूँ, यानी कि माइनस कर दूँ। तो इसका मतलब 542900 गुड यूनिट्स है। अच्छा इनकी जो वैल्यू होगी ये भी वही होगी जो गुड यूनिट्स की वैल्यू होती है, जो गुड यूनिट्स की वैल्यू होती है। तो 54.6 से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल अमाउंट आया 29640984, 29640984। ये उन यूनिट्स की वैल्यू जो आफ्टर इंस्पेक्शन बच गए, आफ्टर इंस्पेक्शन बच गए जिसमें मटेरियल COY ऐड हुआ था, ठीक है ना। अच्छा ये याद रखिएगा कि चाहे एबनॉर्मल लॉस हो चाहे गुड यूनिट्स हो, उनकी जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो सेम होती है। चाहे गुड आउटपुट हो, फिनिश गुड्स में जा रहा हो, या एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हो, उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। तो इसी में से ये दोनों हिस्से निकले हैं ना। इसमें नया वाला मटेरियल जो है वो ऐड हुआ था, इसमें नया मटेरियल जो है वो ऐड हुआ था, मटेरियल COY जिसका नाम था, ठीक है ना। इसमें COY मटेरियल जो है वो ऐड हुआ था, और इस तरह की कुछ कहानी थी बड़ी अजीब सी। और ये 5 लाख थे COY के यूनिट्स, जिसको अगर हम ऐड करते हैं 542900 और 1042,900, ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा है 1042,900, ठीक है जनाब। अब यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि कोई मसला नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो यहाँ तक डिस्कस कर ली। ये मटेरियल का जो EPU आ रहा था उससे मैच भी कर रहा होगा, सही है, आई बिलीव मटेरियल की EPU से। अच्छा खैर अब क्या करें सर, हाँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। खैर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग WIP, और प्रोसेस A का जो क्लोजिंग WIP है उसकी तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है ना, ये रही। अच्छा प्रोसेस B के एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और जो क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रोसेस B के जो आपके यूनिट्स हैं एबनॉर्मल लॉस में जो जा रहे हैं और क्लोजिंग WIP में जो जा रहे हैं उनकी अब वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये वैल्यू 54.6 एक वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई हम देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट B है उसमें जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स थे ना, जो यूनिट्स थे क्वांटिटी थी वो 6100 थी, और इन पर डिपार्टमेंट A का जो खर्चा पिछले डिपार्टमेंट से लग कर आया है। देखो जब प्रोसेस A और प्रोसेस B दो डिपार्टमेंट्स हैं तो कुछ खर्चा इन एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स पर प्रोसेस A में या पिछले डिपार्टमेंट में इनकर हुआ होगा, उसके बाद ये यूनिट्स प्रोसेस B में आए होंगे। तो जब ये खर्चा इन पर प्रोसेस A में या पिछले डिपार्टमेंट में लगा होगा तो ये भी खर्चा ही है और ये भी एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स का हिस्सा ही है। तो ये तो डायरेक्टली हमने यहाँ से पिक कर लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर हुआ ये था कि डिपार्टमेंट B में नया वाला मटेरियल तब ऐड हुआ था जब चीज़ें 60% कंप्लीट हो गई थी।
उससे पहले ऐड नहीं हुआ था। लेकिन उन चीज़ों को 60% कंप्लीट करने के लिए मैंने लेबर की और ओवरहेड्स की कॉस्ट तो इनकर कर ही होगी, यानी कि ये 6100 यूनिट जो एबनॉर्मल लॉस के हैं इनको मैंने 60% कंप्लीट करा होगा, जिसका EPU 3660 बनता है। और 3660 के EPU के हिसाब से इनकी जो कॉस्ट लगनी चाहिए जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हो वो 9.61 के हिसाब से, करेक्ट। तो ये 35176 बनता है और इनका एडिशन जो है वो 368220 बनता है। ये एबनॉर्मल लॉस के जो 6100 यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू आती है। ये एबनॉर्मल लॉस के 6100 जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू आती है। मैं वापस से बता दूं, 6100 यूनिट्स डिपार्टमेंट ए से आए। डिपार्टमेंट ए में उन पर इतने रुपए का ख़र्चा पहले ही हो चुका था। डिपार्टमेंट बी में इनको 60% कंप्लीट किया तो इसका 3660 EPU है और उस हिसाब से ये जो 9.61 की आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाली है उस हिसाब से ये खर्चा हुआ और इसका ये टोटल बनता है, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिपार्टमेंट बी के। अच्छा, ये डिपार्टमेंट बी के एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की वैल्यू थी। अब डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग WIP है उसकी बात करते हैं। डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग WIP है उसके 50,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर बी का जो क्लोजिंग WIP है उसके 50,000 यूनिट्स हैं। अच्छा, अब ये जो 50,000 यूनिट्स आपके पास आ रहे हैं इन पर जो है वो कुछ खर्चा पिछले साल हुआ, कुछ खर्चा इस साल, कुछ खर्चा जो है वो क्या कहते हैं पिछले डिपार्टमेंट से लग कर आया, कुछ खर्चा इस डिपार्टमेंट में लगा। सबसे पहले तो हम जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्वर्जन कॉस्ट बड़ी सिंपल है, 50,000 यूनिट्स है, ठीक है, 50,000 यूनिट्स है। इन 50,000 यूनिट्स पर इन 50,000 यूनिट्स को मैंने 80% इस बार कंप्लीट किया है और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से जो वैल्यू है वो 9.61 के हिसाब से है। देयरफॉर ये 384,434 का अमाउंट बन जाता है। इसके अलावा मटेरियल के लिहाज से ये यूनिट 100% कंप्लीट है। ये 50,000 यूनिट जो है वो मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, तो इन पर मटेरियल भी लगा है 9.21 के हिसाब से, ठीक है। मटेरियल का जो EPU हमने ढूंढा था, मटेरियल का EPU कैसे ढूंढा था, जो यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए उसमें से ओपनिंग WIP के यूनिट्स हटाए थे, क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स थे उनको ऐड किया था, तो ये 464,714 ये भी बनता, ठीक है। लेकिन इस पर कुछ कॉस्ट ऐसी तो होगी ना जो पिछले डिपार्टमेंट से इनकर होकर आई होगी, ठीक है। कुछ कॉस्ट ऐसी भी होगी जो पिछले डिपार्टमेंट से इनकर होकर आई होगी। अच्छा, अब जो कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट से इनकर होकर आई होगी वो इसमें अभी तक मेरे ख्याल में शामिल नहीं है, तो उसको भी मुझे इधर शामिल करना पड़ेगा। अब उसको कैसे शामिल करें सर? उसको देखो इस तरह से शामिल करेंगे कि पिछले डिपार्टमेंट से जो चीज़ें हमारे पास आई उसमें से क्या कहते हैं, उसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस था। आफ्टर इंस्पेक्शन 542,900 बच गया, उसमें मैंने 500,000 COY ऐड किया, जिससे ये 1,042,900 यूनिट्स हो गए या लीटर्स हो गए। यानी कि वो मटेरियल जिसकी पहले कॉस्ट 29,640,984 थी वो था आते 60% तक वो 542,900 था, लेकिन अब उसमें 500 लीटर 5 लाख लीटर जब ऐड किया तो इसका मतलब वो आउटपुट जो है वो 1,042,900 तक चला गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है इसको मुझे जो स्प्रेड करना होगा ना, जो स्प्रेड करना होगा नया वाला स्प्रेड वो इस नई वाली क्वांटिटी पर करना होगा, ठीक है। अब ये ज़रा थोड़ी सी समझने वाली बात है, देखिएगा। देखिए, ये पिछले डिपार्टमेंट में लगी हुई कॉस्ट है, ठीक है ना, ये पिछले डिपार्टमेंट में लगी हुई कॉस्ट है। जब आप नया कोई मटेरियल ऐड करते हो, मतलब आपके पास 542,900 लीटर्स एक टब में थे और उस टब में आपने 5 लाख लीटर्स मज़ीद ऐड कर दिए, 5 लाख लीटर्स मज़ीद ऐड कर दिए, तो वो जो अमाउंट था, वो जो क्वांटिटी थी, वो जो आउटपुट और क्लोजिंग WIP और सारी जो क्वांटिटी थी वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो गई। तो जो आउटपुट या यूनिट्स है आपके वो भी ओवरऑल इंक्रीज़ हो गए। कॉस्ट टोटल यही थी, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई। अच्छा, इसमें COY की कॉस्ट नहीं है, वो भी कॉस्ट थी एक, लेकिन वो यहाँ से 9.29 के हिसाब से हमारे पास इंक्लूड हो रही है, क्योंकि ये जो हमने ऐड किया था मटेरियल 5 लाख, इसकी 9693,000 वाली अमाउंट जो है वो हमने अलग से अकाउंट फॉर करी हुई है। तो जनाब, क्लोजिंग WIP में ये 28.422 इंटू 50,000 ये वैल्यू भी आएगी, ठीक है। अब आपके पास जो टोटल वैल्यू बन जाती है ना
वो बन जाती है ये 2270,233। हाँ, अब ये हमारा आंसर हो गया। 1 2, इसको येलो कर देते हैं, इसको भी येलो कर देते हैं, और एक हमने पहले ही कैलकुलेट किया था। बड़ा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा अच्छे से देखकर इसको समझिएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी कैलकुलेट करना है। उफ, एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग WIP की वैल्यू आ गई, तो यार हम प्रोसेस बी का भी अकाउंट ही बना लेते हैं ना। अगर इतनी मेहनत करनी है तो हम 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस बी का अकाउंट भी बना लेते हैं। प्रोसेस बी का अकाउंट बना लेंगे ना तो थोड़ा सा बात जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ आ रही होगी। ठीक है तो ओवरऑल ये मुश्किल सवाल, आसान सवाल नहीं है। प्रोसेस बी में क्या होगा भाई, ओपनिंग WIP होगा। ठीक है ना, फिर आपने एक मटेरियल ऐड किया है, फिर लेबर है, फिर ओवरहेड्स है। सही है, फिर हमें पता है कि कुछ चीज़ें फिनिश गुड्स में गई हैं, कुछ आपका एबनॉर्मल लॉस है, कुछ आपका नॉर्मल लॉस है, कुछ आपका क्लोजिंग WIP है। जो ओपनिंग WIP की वैल्यू है सर वो कितनी है, 2080,000 2080,000। ठीक है ना। अच्छा, मटेरियल का खर्चा कितना हुआ है, 9693,000 9693,000। अच्छा, लेबर का खर्चा कितना हुआ है, लेबर का जो खर्चा हुआ है वो है 6389,000 6389,000। अच्छा, उसके बाद फिर ओवरहेड्स का खर्चा कितना हुआ है, ओवरहेड्स का खर्चा हुआ है 3727,000 3727,000। अच्छा, फिर क्लोजिंग WIP, अच्छा यूनिट्स वाले कॉलम, ओपनिंग WIP के कितने यूनिट्स थे, 40, ओपनिंग WIP के 40,000 यूनिट्स थे। ठीक है ना, नए यूनिट्स डिपार्टमेंट ए से भी चीज़ें आई हैं, इसको एक स्टेप नीचे करते हैं। प्रोसेस ए से भी चीज़ें आई हैं ना, प्रोसेस ए से भी जो चीज़ें आई हैं वो भी हमें लिखनी होंगी। प्रोसेस ए से जो चीज़ें आई, प्रोसेस ए से जो चीज़ें आई, प्रोसेस ए से 6,10,000 यूनिट्स आए थे। ठीक है ना, उसके बाद फिर मैंने 5 लाख यूनिट्स खुद ऐड किए। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर फिनिश गुड्स में 1032,900 यूनिट्स गए, 1032,900 यूनिट्स गए। एबनॉर्मल लॉस के 6100 यूनिट्स हैं। सही है, और 61,000 यूनिट्स जो है वो नॉर्मल लॉस के हैं, 61,000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस के हैं। क्लोजिंग WIP के यूनिट्स 50,000 यूनिट्स हैं। यूनिट्स वाली साइड दोनों जगह बैलेंस हो रही है, देख लें। ये आपके 1150,000 और ये भी 1150,000। ऐसी वर्किंग तो हमने कर ली थी, ठीक है ना, अभी करी थी। अच्छा, इसके बाद जो प्रोसेस ए से यूनिट्स आए हैं वो अपनी क्या वैल्यू रखते थे, प्रोसेस ए से जो चीज़ें आई थी वो 29640984 की वैल्यू रखती थी। तो ये टोटल आपकी 151,529, टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 51,529,984 आ रही है। करेक्ट, कोई अगर मैंने गलती नहीं की हो। प्रोसेस ए से जो वैल्यू, प्रोसेस ए का आउटपुट जो था उसकी वैल्यू कितनी थी, 29, ये वैल्यू थी ना, 29,974 ये वैल्यू थी। तो 51,863,029 ये वैल्यू बनी। इसके बाद नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो हैं उनकी वैल्यू हमने 368,220 कैलकुलेट करी। अच्छा, क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू 2270,233 कैलकुलेट करी। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं जो फिनिश गुड्स में यूनिट्स गए ना उसको एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लूँ। कैसे भाई, टोटल डेबिट्स का ये टोटल है, इसमें से क्लोजिंग WIP और एबनॉर्मल लॉस को हटा दूँ तो 49,224,88224,576 ये मेरा आंसर बनता है। अदरवाइज़ मैं इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा ख्वारी होगी, मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा और ख्वारी इसलिए होगी क्योंकि ये जो फिनिश गुड्स के 1032,900 यूनिट्स हैं, इन 1032,900 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, ओपनिंग WIP के हैं, उनको अलग करो और सारी चीज़ें करो XYZ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और 2080,000 में फिर वो सारी चीज़ें ऐड करो, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक, मेरे ख्याल में ये मैंने प्रोसेस एक ही वर्किंग की थी ना, 6,40,000 यूनिट, 10,000 यूनिट जो प्रोसेस बी में जा रहे थे उसकी जिस तरह से वर्किंग की थी। तो एनीवेज इस तरह से भी आप वर्किंग कर सकते हो। अगर मैं इसी को लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो दोनों साइड्स मेरी बैलेंस हो रही है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर और इस सवाल को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक मुश्किल तरीन सवालों में से नज़र आ रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग का, और इसमें कुछ नई और कॉम्प्लेक्स और अजीब सी भी ट्रीटमेंट्स थी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।